देखो क्लास 10 का हमारा अगला टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, अगर हमें किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसकी ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन हम कैसे देखेंगे। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। अब इसमें देखो, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, इसमें 3 कंडीशन होती है। पहला होता है हमारा इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे। ठीक, तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन कहलाता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस केस में हम इसको लिखते कैसे हैं, ये याद रखना। ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है और ये दूसरे की, मतलब जो हमारी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसकी मैं ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की ये लाइन मान लेता हूँ, सेकेंड वाली इक्वेशन की ये लाइन मान लेता हूँ, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इंटरसेक्टिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है ये समझना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखो, अगर मान लो दो लाइन की इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मान लो फर्स्ट कंडीशन की लाइन है और ये सेकेंड की। अब ये दोनों पैरेलल है। कैसी है ये लाइन? पैरेलल। पैरेलल मतलब सभी को पता है, जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे। तो उसकी कंडीशन क्या होती है पैरेलल की, a1/a2। अब देखो, पहले मैं फर्स्ट वाले पे नॉट इक्वल टू लगा, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा ये सही कर देते हैं हम इसको, c1/c2। तो ये वाली क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। मतलब अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो कंडीशन होती है पैरेलल की। अगली कंडीशन आती है हमारे पास कोइंसिडेंट, ये हमने पढ़ी है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, इसमें क्या होता है, दो लाइन एक के ऊपर एक होती है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों केसेस क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? सभी को आई होगी, बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझाया है। ठीक है, इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बोलते हैं, पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब हम ये बोले हैं, जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। ठीक, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4। अच्छा, अब इसमें अधिकतर बच्चे उलझते हैं, अच्छे बड़े बड़े MBBS भी उलझ जाते हैं। ठीक है, कैसे उलझते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि गर्ल्स में 4 ऐड करें कि बॉयज़ में 4 ऐड करें। तो अब वो लफड़े ही दूर कर देते हैं अपन। आप तो सीधा ये ध्यान रखो, ज़्यादा कौन है, गर्ल्स, तो गर्ल्स को पहले लिख दिया, बॉयज़ को बाद में लिखा। दोनों के बीच का गैप होता है हमेशा। मैं बोलूँ, अगर मेरी एज किसी व्यक्ति से 4 साल ज़्यादा है, तो अगर मैं 20 साल का हूँ तो वो 16 साल का होगा, या वो 16 का है तो मैं 20 कहूँगा, वो 24 का है तो मैं 28 कहूँगा। मतलब उसके और मेरे बीच में गैप कितने का है, 4 साल का। तो गर्ल्स माइनस बॉयज़ कितना आ गया, 4।
और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि टोटल गर्ल्स और बॉयज़ मिला के कितने हैं, 10। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये वाली हो गई इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा क्या हो गया, 2 इक्वेशन बन गई। अब इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। g प्लस बी इक्वल टू 10 और g माइनस बी इक्वल टू 4। g प्लस बी इक्वल टू 10 और g माइनस बी इक्वल टू 4, ठीक है। सॉल्व करा, b से b का हैप्पी बर्थडे, 2g इक्वल टू 14। तो g की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7, मतलब गर्ल्स कितनी हो गई, 7। अब इक्वेशन 1 2 में कहीं भी g की वैल्यू रख दो, मान लो फर्स्ट में रखते हैं, तो g की जगह 7 प्लस b इक्वल टू 10। तो ये कितना हो गया, 10 में से 7 गया तो 3। देखो बॉयज़ 3 आ गए और गर्ल्स कितनी हैं, 4 ज़्यादा हैं, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वो पूरी तरह फुलफिल हो गया। इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक, क्लियर। चलो, अच्छा ये तो हमने इस क्वेश्चन में बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू निकाल ली। अब वो बोल रहा है इसको ग्राफिकली भी निकालना है, तो समझना थोड़ा सा आप लोग। अब देखो हमने क्या करा, g प्लस बी इक्वल टू 10 है तो इसकी टेबल बनाई, g लिखा b लिखा, g की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 2 रखा तो b की कितनी आ जाएगी, 8। देखो 8 प्लस 2 10 होना चाहिए। फिर 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 5 10, मतलब कोई भी ऐसी 2 वैल्यू रखो जिससे 10 हो जाए, या फिर b की वैल्यू या g की एक रखो और b की निकाल लो, ठीक। अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या हुई, ये हो गया मेरा टेबल नंबर 2, ठीक। ये टेबल फर्स्ट थी हमारी। अब टेबल 2 में देखो क्या है, g माइनस बी इक्वल टू 4 आना चाहिए, मतलब दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए। मान लो गर्ल्स 5 है तो बॉयज़ 1 हो गया, 10 है तो 6, 9 है तो 5। अब इन दोनों कंडीशन से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे जो सॉल्यूशन है वो लिख देना, इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट करेगा, ठीक। तीनों में से एक ही कंडीशन करेगी, तीनों कंडीशन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of pen. मैं कंसिडर करता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज़ x, ठीक है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ पेन्स बी रुपीज़ y। एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, ठीक है। अब हमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, इन सब की कीमत कितनी, 50। इसको दे दी इक्वेशन 1। फिर 7 पेंसिल है और 5 पेन है, इनकी कीमत कितनी है, 46 रुपीज़, ठीक। अब मेरी बात बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जब भी ये और ये सेम रहे, देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी, ठीक है। इधर 7x 7y, मतलब क्रॉस में जब भी सेम होते हैं ना, तो हम एक बार इस इक्वेशन को प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये मैं बताना आपको चाह रहा हूँ। तो एक बार मान लो प्लस करा तो ये हो जाएगा मेरा 12x प्लस 12y, ये हो जाएगा 96। तो मेरा x प्लस वाई कितना जाएगा, 96 को 12 से डिवाइड करो, 12 8 जा, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको क्या करेंगे आगे, चल अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो देखो 7 में से 5 गया 2x और 5 में से 7 गया 2y, और इसको माइनस करेंगे तो -4 बच जाएगा। तो 2 कॉमन, x माइनस वाई
2 इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चले जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास -2। ये हो गई मेरी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 क्या थी मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 8, और इक्वेशन 4 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखो एक बाय वाई प्लस का एक माइनस का, वाई से वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, और ये हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक, अब x की वैल्यू आप कहीं भी रख दो तो मेरा y भी आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लो मैं इक्वेशन 3 में ही रखता हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, देखते हैं अपन, x की वैल्यू 3 आई ना, तो इक्वेशन 3 क्या थी मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ 3 रख दो तो y इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास 5। ये मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। और अगर हमें ऐसे ग्राफिकली निकालना है तो मैंने जब भी आपको तरीका बताया ग्राफिकली कैसे निकालते, वो तरीका फॉलो करोगे, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा ग्राफ के केस में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, अ पैरेलल और अ कोइंसिडेंट। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है इसमें कि आपकी जो इक्वेशन है वो हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये याद रखना। जैसे देखो यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 में आपको अगर नहीं भी हो तो सबसे पहले आपको उस फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आप एज इट इज इसको लिख दो, सबसे पहली कंडीशन। अब देखो इसके बाद अपन ने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट करी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की। अब देखो आप कुछ भी कर लो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वल है क्या हमारे, नहीं है इक्वल, तो हम इस पर नॉन इक्वल टू का साइन लगा दिया। देखो जब यही इक्वल नहीं है तो आगे तो बात करना ही नहीं हमें। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3 को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ता हूँ, ऑन कंपेयरिंग द रेशो। वो रेशो को कंपेयर करना और यहाँ पे ये बताना आपको लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो ये 2 नए वर्ड आए हैं हमारे लिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसको हम ध्यान से देखें, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। इनकंसिस्टेंट जब भी आ जाए ना तो उसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी नो सॉल्यूशन की। ठीक है, और जब कंसिस्टेंट की बात करेगा तो कंसिस्टेंट 2 केस में होता है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी क्या होता है पैरेलल कंडीशन में। ठीक है, तब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसी फॉर्म में लिखना है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है, इक्वल टू 0 तो आना ही चाहिए। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 3, b1 की 2, c1 की -5, a2 2, b2 -3, c2 हो गया -7। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखो 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो कोई भी वैल्यू कभी इक्वल नहीं होगी, मतलब ये पहला ही वाला हमारा क्या हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। मेरी बात आई समझ में, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल होता है, उसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट में कोइंसिडेंट होता है, और यूनिक में क्या होता है, पहले और दूसरे ही इक्वल नहीं होते हैं। पैरेलल में c1/c2 वाली कंडीशन इक्वल नहीं होगी। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो उसको पैरेलल बोलते हैं, और पैरेलल को ही हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में मेरी सभी को। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, लेकिन उसमें आपको बताना है सॉल्यूशन ग्राफिकली।
ग्राफ बनाना अल्टीमेटली उसमें, ठीक। तो उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम इतने ही पढ़ते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा 15 मिनट्स से ऊपर का हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम मिनट में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है।